क्वेश्चन था कि हमारे पास ये लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं लाइक व्हेन अ मल्टीपल ऑफ यूनिट्स यस दिस वन जी सही। ठीक है व्हेन मल्टीपल ऑफ यूनिट इज रेज्ड टू द पावर ऑफ 10 यहाँ पे रीजन है the power 10 the power equals to the whole multiple not just the unit तो इसमें बेसिकली मैंने कल ही जो एग्जाम्पल के तौर पे बताया था we have to take some example like there is a magnitude and unit that is 10 and meter now we have to put prefix ठीक है तो हम prefix यूज करते हैं क्या अगर मैं बात करता हूँ जिस तरह 10 into 10 पावर 20 तो यहाँ पे 20 यूज किया जाए ठीक है अगर मैं यहाँ पे इस 20 की जगह कोई प्रीफिक्स यूज कर लेता हूँ लाइक इस 20 का प्रीफिक्स नहीं होता लाइक मैं यहाँ पे 9 कर लेता हूँ या यहाँ पे कर लेता हूँ 6 ठीक है तो यहाँ पे मैंने 10 पावर 6 कर लिया तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ प्रीफिक्स तो प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे जिस तरह आपने लास्ट टाइम देखा था इसको मैं मेगा लिखता हूँ ठीक है और साथ में अगर इसके साथ यूनिट लिखा हो लाइक मेगा ग्राम ठीक है तो ग्राम के ऊपर स्क्वायर करा तो इसका लास्ट लाइन का मतलब ये है कि अगर ग्राम के ऊपर स्क्वायर है ठीक है अक्सर कहा जाता है कि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है आप इसमें कह सकते हैं कि प्रीफिक्स के ऊपर कोई स्क्वायर मौजूद नहीं है तो आप क्या कहते हैं कि एज अ होल इसको कंसीडर करेंगे कि प्रीफिक्स के ऊपर भी स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हो गया एम जी होल स्क्वायर होगा ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखूँ जस्ट लाइक दिस वन के 10 to 10th पावर 6 ठीक है तो इसका स्क्वायर लिया जाए तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में ग्राम का स्क्वायर ठीक है तो ये हो जाएगा हमारे पास अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा 10 into 10th पावर 12 ठीक है तो बताने का मकसद ये है कि ये जो प्रीफिक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा होता और यूनिट के ऊपर स्क्वायर लिखा होता है लास्ट में एग्जांपल भी दी गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज अ होल लिया जाता है वो प्रीफिक्स के ऊपर भी वो हम स्क्वायर काउंट करते हैं क्लियर हुआ जी सर। जी और कोई कन्फ्यूजन है किसी की तो वो क्लियर कर लें नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करते हैं एनीवन बॉयज गर्ल्स सर आपने ये कल एरर को बताया था लेकिन समझ ही नहीं आया। ओके मैं वही कह रहा था आज का लेक्चर हम एरर से ही स्टार्ट करेंगे ठीक है तो टॉपिक है हमारे पास 1.5 एरर्स बेसिकली हमने स्टार्ट किया था उसमें बेसिकली होता है कि अगर किसी डिवाइस में जिस तरह आपने अक्सर देखा हो कि आप कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं ठीक है लेंथ को मेजर कर रहे हैं या वेट को मेजर कर रहे हैं ठीक है और आपकी रीडिंग गलत आ रहा है उसको हम एरर कहते हैं ठीक है रीडिंग का रॉन्ग आना डैट इज कॉल्ड एरर अब रीडिंग रॉन्ग कैसे आती है उसके डिफरेंट टाइप्स हमें एग्जिस्ट करते हैं एरर्स के तो वो हम अभी देखेंगे जिसमें टाइप्स ऑफ एरर है तो हमने 2 टाइप्स देखी थी जिसमें सिस्टमैटिक एरर था और रैंडम एरर तो जो सिस्टमैटिक एरर है तो वो सिस्टम के अंदर होता है सिस्टम मतलब इंस्ट्रूमेंट या पर्सनल ठीक है सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं सिस्टम में आगे हम डिवाइड करें तो सिस्टम में 2 चीज़ें आएंगी लेकिन सिस्टम हमारे पास एज अ होल जहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है सपोज आप कहीं दुकान पे हैं सपोज आप किसी लेबोरेटरी में हैं सपोज नहीं आप फैक्ट्री में हैं तो आप कुछ चीज़ मेजर कर रही हैं वो पूरा एज अ होल सिस्टम जिसमें ह्यूमन बॉडी मतलब कोई भी इंसान जो कि साइंटिस्ट या इंजीनियर कोई भी हो सकता है और साथ में वो इंस्ट्रूमेंट जो कि वो यूज़ करे ये 2 चीज़ें मैटर करती हैं तो सिस्टमैटिक एरर को अगर देखा जाए तो 2 चीज़ों में है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर ठीक है इंस्ट्रूमेंटल हम उसे कहते हैं जो कि किसी डिवाइस में होता है जिस तरह आपने 9th क्लास में पढ़ा था वर्नियर कैलिपर में 0 एरर या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव वो होने का मकसद ये है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होने का मकसद ये है कि हमारे पास डिवाइस खराब ठीक है क्या हुआ जिसमें अक्सर कहा जाता है कि स्केल हमारे पास टूटा हुआ
दरमियान से स्केल अगर टूटा हुआ है तो उसका मतलब हम प्रॉपर रीडिंग नहीं ले सकते। ठीक है, इसी तरह अगर कोई डिवाइस ही टूटी हुई है या डिवाइस ही ख़राब है तो हम उससे मेजरमेंट कैसे सही ले सकते हैं, तो वो हम उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जी क्लियर हुआ यहाँ तक? जी जब एरिया क्लियर है? जी सर। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास था पर्सनल एरर। पर्सनल एरर के अगर जो शख्स, जो साइंटिस्ट, जो इंजीनियर उस डिवाइस को यूज़ कर रहा है तो वो डिवाइस को यूज़ करने के अहल ही नहीं, मतलब जो डिवाइस यूज़ ही नहीं करता, उसे मेथड ही नहीं पता हाउ टू यूज़ अ डिवाइस, देन वी हैव टू टेक प्रिकॉशन। तो हम उसके लिए कुछ देखते हैं कि उसको कैसे ठीक किया जाए। तो हमें एक अच्छे ऐसे इंसान की ज़रूरत होगी जिसमें बेसिकली उसको ऑब्जर्वेशन लेने के लिए माहिर हो और उसकी आई साइट भी ना हो, प्रॉपर हो, वैलिड हो। ठीक है, उसे हम कहते हैं पर्सनल। कि पर्सन का सही होना कि हम उस पर्सन को ही वो चीज़ डिवाइस यूज़ करने के लिए दें जिसे वो यूज़ करनी आती है। ऐसे इंसान बना देते हैं कि जिसे यूज़ करनी नहीं आती। अक्सर हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं तो मोबाइल के साथ क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसे ही होता है ना? यस सर। हाँ जी, तो बच्चों को मोबाइल स्क्रीन दिया जाता है तो वो तो तोड़ देते हैं। इसी तरह हम जब डिवाइस को यूज़ ही ऐसे सही से करें जैसे यूज़ ही नहीं करना आता तो वो पर्सनल एरर कह रहा है। तो उसको खत्म कैसे किया जा सकता है कि वी हैव टू यूज़ द बेटर टेक्निक्स। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए और उस पर्सन का इंतज़ार किया जाए, उस पर्सन को चूज़ किया जाए जो कि उसको अच्छे से प्रॉपर से चला सके। वो हमारा पर्सनल है। फिर हमारे पास क्या रहता है रैंडम एरर। रैंडम एरर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट। एनवायरमेंटल इफेक्ट जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी तेज़ हवा आंधी आना स्टार्ट हो जाए, विंड की वेलोसिटी बहुत तेज़ हो जाए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होना, टेम्परेचर का ज़्यादा होना, ठीक है, और डिफरेंट कंडीशंस जो कि आपके डिवाइस पे या किसी चीज़ पे असर करती है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि अक्सर हमारा ना मेडिसिन को गर्मी से इस खास टेम्परेचर से रखना चाहिए, उसको ज़्यादा हीट पे नहीं रखना चाहिए जगह पे, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे डिवाइसेस का भी वही चीज़ होती है कि अगर हम मोबाइल फ़ोन किसी पानी में डाल तो पानी में गिर जाता है, तो बेसिकली अनकंडीशन है ना, वो कभी भी गिर सकता है, तो वो ख़राब हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। उसे रैंडम एरर कहते हैं, चीज़ का ख़राब होना ना विदाउट एन अनप्रेडिक्टेबल थिंग। ठीक है, ऐसा इनके कंक्लूजन। जी जब ये क्लियर है अभी कि अभी भी कंफ्यूजन? नहीं सर, अब क्लियर। ठीक है, थैंक यू। मूविंग टूवर्ड, एरर की तरह की ही एक और चीज़ है जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। ठीक है, आगे जाके हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे कि एरर और इसमें डिफरेंस क्या है, लेकिन पहले देख लेते हैं कि अनसर्टेनिटी है क्या। तो अगर अनसर्टेनिटी को उर्दू में देखा जाए उसे कहते हैं गैर यकीनी सूरत हाल, मतलब ऐसी चीज़ का हो जाना जो कि बेसिकली लाजमी है। मकसद क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी मेजरमेंट ले लूँ तो उसमें एरर का होना लाजमी है, तो उसे अनसर्टेन कहते हैं, अनसर्टेन कंडीशन, अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो कि किसी भी मेजरमेंट में एग्जिस्ट कर सकती है जब भी मैं मेजरमेंट लेता हूँ। तो अक्सर हम कहते हैं कि गलतियाँ तो सबसे होती हैं, कहते हैं ना, तो वो मकसद क्या है कि बेसिकली एरर तो एग्जिस्ट लाजमी करेगा। तो एरर जब एग्जिस्ट लाजमी करेगा तो विच मीन दैट कि हमें उसे रिमूव भी करना है। तो वो कैसे रिमूव करते हैं, वी हैव अ टेक्निक यूजिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मेजरमेंट में यूज़ करते हैं और उसके आगे ट्रिक्स देखते हैं कि हम एरर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर है नहीं है, ठीक है, तो हम उस चांस को ख़त्म करेंगे और हम एक सेट ऑफ रेंज वैल्यूज़ देंगे उसको। आप कहती हो कि आपके पास रीडिंग आ रही है 25, ठीक है, मैं कहता हूँ 25 रीडिंग है, गलत, ठीक है, फिर एक और स्टूडेंट कहता है, वो कहता है 27, तो मैं कहता हूँ ये भी गलत है। ठीक है, एक और स्टूडेंट कहता है 26 है, मैं कहता हूँ ये भी गलत है। अब मैंने क्या किया, मैं ऐसे सेट अरेंज कर लेता हूँ कि मैं बताता हूँ कि 25 और 27 के दरमियान में आंसर है, जिसका आंसर 25 से लेके 27 के दरमियान में आंसर आएगा वो ठीक है।
क्योंकि अब मैं डिफरेंट मेजरमेंट ले रहा हूँ, सबकी आंसर गलत आ रहे हैं, तो हमने एक सेट रख लिया, एक रेंज बना दी, ठीक है। उससे हम बेसिकली 25 से 27 लिख दिया, इसके दरमियान में कोई भी आंसर आएगा तो वो बेसिकली हम करेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो ये रेंज ऑफ वैल्यूज को अनसर्टेन कंडीशन से हम मतलब उसको सही कर दें, इसे ट्रू कर, तो दैट इज अनसर्टेनिटी। एरर की टाइप्स थी, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे नंबर 1 इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? जो कि लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या है? दैट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट वी कैन टेक फ्रॉम एनी डिवाइस। जिस तरह अगर एक मैं मीटर रूलर लेता हूँ, उसमें सबसे छोटी जो सपोज यहाँ पे 10 मीटर का ये रूलर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें रीडिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 ये मीटर्स में, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास सबसे छोटी रीडिंग जो मेजर कर सकता हूँ वो 1 मीटर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास लीस्ट काउंट इसका क्या हुआ? 1 मीटर। और लीस्ट काउंट 1 मीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 1 मीटर है, ठीक है। सबसे छोटी चीज़, सबसे छोटी मेजरमेंट जो कि हम एक इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं उसे लीस्ट काउंट कहते हैं, और वही चीज़ हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाती है, एन के। जी, कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक पूछ सकते हैं। तो मतलब सर के अगर कोई एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उसकी जो सबसे उसकी कम वैल्यू है वो वाली हमारा लीस्ट काउंट, और वही अनसर्टेनिटी भी होगा। जी बिल्कुल, वही लीस्ट काउंट होगा और उसी को ही हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, और उसी को हम मेजरमेंट में आगे जाकर देखेंगे कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सबसे कम एरर क्या होगा डिवाइस का? तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे ना कि एक डिवाइस मेजर ही 1 मीटर तक कर सकती है, मतलब सबसे कम मेजर कर सकती है 1 मीटर। तो आप बता दो कि सबसे कम मेजर 1 मीटर कर सकती है, तो एरर सबसे कम कितना होगा? 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि वो 1 मीटर का डिफरेंस होगा। समझ आई? यस सर। तो ये बेसिकली हमारे पास अनसर्टेनिटी आता है, जिसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, दूसरी टाइप। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होता है वो अब हम देखते हैं। अक्सर मेजरमेंट हमारे पास लिखी होगी, आगे जाके हम देखेंगे भी सही, ठीक है। उसमें रीडिंग हमारे पास लिखी होती है, वो कैसे लिखी होती है? मेजरमेंट आपने लिया है 2.5, ठीक है, प्लस माइनस 0.1। तो ये हमारे पास एक रीडिंग हमने मेजर की है। अब ये 0.1 है ना, ये बेसिकली क्या है? लीस्ट काउंट, और इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है। ये जो 0.1 साथ में प्लस माइनस किया जा रहा है, तो वो बेसिकली 0.1 लीस्ट काउंट कहलाएगा। अब यहाँ पे हो क्या है? यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं कहूँ फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा? अगर आपके पास रीडिंग इस तरह की लिखी हुई है, जो कि मैंने अभी लिखी है 2.5 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसके साथ कि फ्रैक्शन निकालनी है मुझे, तो एफ यू कह देता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी, इसमें आपने ऊपर लिखना है लीस्ट काउंट, ठीक है, और नीचे आपने डिवाइड कर देना है उसकी मेजरमेंट्स 2.5। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहलाएगा। दोबारा बता रहा हूँ कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आपने ऊपर रखना है, और जो मेजरमेंट है, जो टोटल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसे हम नीचे रखेंगे, तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। क्लियर हुआ? जी स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर हुआ? यस सर। इसी तरह अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ, तो हमने अभी एग्जाम्पल ली 2.5 प्लस माइनस 0.1, उससे हमने फ्रैक्शन निकाली थी, जिसे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने 0.1 को तो कह दिया वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ठीक है। और ये हमारे पास जो फ्रैक्शन निकालते हैं वो 0.1 डिवाइड बाई 2.5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की बात करूँ तो वो कैसे निकालूंगा? यही जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाली है ना, 0.1 डिवाइड बाई 2
0.5, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 तो व्हिच गिव्स अस परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ, उसको जल्दी से आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबने फाइंड करनी है, उसका आंसर मुझे कैलकुलेटर से फाइंड करके बताना। तो एक वैल्यू लिख लूँ यहाँ पे मैं, जो मेजरमेंट मैंने सपोज किसी भी डिवाइस से ली। ठीक है, तो वो है 50 प्लस माइनस 0.01। ठीक है, आज ये एक वैल्यू है, इसकी आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी जल्दी से। जी, फाइंड किया। यस आंसर क्या है? 0.02। 0.02 इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो कि हमारे पास अनीसा ने आई थिंक फाइंड किया है। बाकी मैंने वेरीफाई करने के लिए सही आंसर आ रहा है। जी सही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइंड करने का मेथड था परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पहली वैल्यू होती है इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं किसी भी मेजरमेंट में। ठीक है, आगे जाके हम टेक्निक यूज करेंगे, ज़्यादा आपको क्लियर होगा। उससे पहले अनसर्टेनिटी के यहाँ पे डिफरेंस भी देख लेते हैं। देखेंगे एरर्स हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड एंड एक्चुअल वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, सपोज 50 ले लिया, ठीक है, तो ये आंसर मैंने मेजरमेंट ले ली। ठीक है, लेकिन आंसर था 49। तो इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है बेसिकली जिसमें मैं कह सकता हूँ 50 माइनस 49, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, डेट इज 1। तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, तो ये डिवाइसेस है, ये तो जनरल एक एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें हमें पर्सनल एरर ड्यू टू द एनी इंस्ट्रूमेंट की वजह से टूटा हुआ है, या पर्सन की वजह से है, या रैंडम है। ठीक है, इन्वायरमेंट की वजह से डिवाइस खराब हो। बेसिकली डिवाइस का मकसद होता है डिवाइस के अंदर, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इट इज़ यूजली इन डिवाइसेस। ये ज़्यादातर डिवाइसेस में ही एग्जिस्ट कर रहा होता है, मेजरमेंट में हम इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसकी वही तीन टाइप्स, दो टाइप्स हमें पड़ी थी, तीसरी टाइप्स हमने अलग से लिखी, दैट इज पर्सनल, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। तो सिस्टम को उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल एरर। इस तरह के एग्जांपल के तौर पे देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर जो हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो जिसे हम पॉजिटिव एरर कहते हैं, नेगेटिव एरर कहते हैं। पॉजिटिव कब होगा, जब राइट साइड पे वर्नियर कैलिपर पे होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब लेफ्ट साइड पे होगा। तो ये राइट लेफ्ट जो हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, डिवाइस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अनसर्टेनिटी जो बेसिकली थी, जो भी मैंने बताया था, वो मेजरमेंट में होती है। ठीक है, और उसकी भी हमने टेस्ट पढ़ी है, एब्सोल्यूट फ्रैक्शन और परसेंटेज। लेकिन इसमें मैंने बताया था ये सेट ऑफ वैल्यूज होता है, मतलब रेंज होता है। ठीक है, आप कहते हैं कि हमारे पास एक्यूरेट आंसर तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या कहते हैं 4.5 और 5 के दरमियान में आंसर लाई करेगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, तो हम कहते हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 4.5 से लेके 5 के दरमियान में आंसर एग्जिस्ट करेगा, उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। जी, कंफ्यूजन दूर हुई, एरर और अनसर्टेनिटी में क्या डिफरेंस है? जी स्टूडेंट्स, यस सर। तो यहाँ पे एरर जिस तरह होता है डिवाइसेस में होता है, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट्स में होता है, जो कि आगे हम रिमूव करने की। अच्छा, यहाँ पे 3 टेक्निक्स डिफरेंट हैं जो कि अनसर्टेनिटी को मेजरमेंट में रिमूव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और कैसे लिखा जा सकता है। अगर हमारे पास कोई दो वैल्यूज ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, उसके लिए सेम रूल है। मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हो, उसके लिए सेम रूल है। ठीक है, उसके अलग रूल है, लेकिन दोनों का आपस में सेम रूल है। पावर का अलग से रूल। तो अब ये 3 रूल को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने डिस्क्राइब करना है। सपोज हमारे पास कोई भी फार्मूला आता है
जस्ट लाइक v इज इक्वल टू d बाई टी, वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये क्या हो रहा है, दो वैल्यूज, दो मेजरमेंट हैं, डिस्टेंस और एक टाइम है, दो मेजरमेंट डिवाइड हो रही है। तो इस पर कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा, डिवीजन वाला, 22 सेकेंड। ठीक है, अगर मैं सपोज करता हूँ कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, तो यहाँ पे एडिशन का साइन आ रहा है। इसके लिए एडिशन के लिए कौन सा रूल अप्लाई करूँगा, वो हमने अप्लाई करना है ये ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल लेता हूँ पावर। पावर कहाँ पे आती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखता हूँ, दैट इज 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे पावर आ गई। तो पावर पे कौन सा अप्लाई करूँगा रूल, वो पावर रूल अप्लाई करूँगा। ये आगे देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं, फिर आपको आसानी से अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो रूल देखने लगे हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। ठीक है, सम और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सम के लिए हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास दो मेजरमेंट हैं, एक को कहते हैं ए और दूसरे को कहते हैं बी। तो मेजरमेंट मैंने ले ली, ठीक है, जो कि ए प्लस माइनस बी, इस तरह सॉरी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्योंकि इसका अनसर्टेनिटी है। इस तरह बी प्लस माइनस डेल्टा, तो ये दो मेजरमेंट है। ठीक है, एक जनरल फॉर्म में डिस्कस किया। इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। उस थर्ड वेरिएबल का नाम है z। ठीक है, तो ये लिखना। तो आप क्या करोगे, ये अब मेजरमेंट जो है, ठीक है, जैसा a है और b है, इनको तो वही करोगे जो लिखा हुआ है। ऐड कर रहे हैं तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है। और a प्लस बी, ये आंसर आ गया z। ये क्लियर हो गया? जी स्टूडेंट, ये क्लियर हुआ कि मेजरमेंट में जो Yes, a sir. है और b है, दोनों को हमने जस्ट ऐड, या अगर सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो माइनस का साइन है तो आप माइनस करें। ठीक है, आगे क्या करना है, हमने जो अनसर्टेनिटी है, ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखी हुई है, डेल्टा ए डेल्टा बी, इनके साथ क्या करें, तो डेल्टा जेड जब फाइंड करेंगे तो इनको हम डायरेक्टली इनको भी ऐड करें, चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो चाहे वो ऐड हो रहा हो, कोई भी मेजरमेंट हम अनसर्टेनिटी को ऐड ही करेंगे दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए हमने अनसर्टेनिटी को क्या करना है, ऐड ही करना है। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। जी, तो मैं एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। a इज इक्वल टू, ए की कोई वैल्यू है जो कि 2 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, मैं भी वैल्यूज पूछूंगा। और दूसरी वैल्यू ले रहा हूँ 4 प्लस माइनस 0.2 कर। ठीक है, ये मतलब दो मेजरमेंट है। मुझे चाहिए फार्मूला, हमारे पास है a प्लस बी। ठीक है, तो मुझे ये फाइंड करना, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो मैं जस्ट ऐड कर दूंगा इनकी मेजरमेंट। तो 2 प्लस 4 6 बनाएगा, डेट इज 6। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है अनसर्टेनिटी के साथ क्या करूँ, ये तो जस्ट मेजरमेंट ऐड की है, तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दोनों को ऐड कर, तो क्या हुआ 0.1 प्लस 0.2 विच गिव्स अस 0.3। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है डेल्टा जेड। तो आंसर मैंने लिखना है जब जिसको टोटल जेड कहेंगे, ठीक है, वो हमारे पास आएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। वो कैसे आएगा, जो कि हमने मेजरमेंट निकाली थी 6 प्लस माइनस जो कि अनसर्टेनिटी हमने फाइंड की 0.3। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं कह देता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, a माइनस बी हो जाएगा, इतना सा डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दोनों को माइनस कर दूंगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, बाकी सेम रहेगा और सिर्फ मेजरमेंट चेंज। ठीक है, अनसर्टेनिटी के साथ सेम वही प्रिंसिपल ऐड ही करना है। क्लियर है ये चीज़? Yes, sir. अच्छा, ये पहला रूल था जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बारे में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिसमें a और b लिखा था मैंने, ठीक है, दो वैल्यूज लिखी हैं 2 प्लस माइनस 0.1 और यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, z इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b हो रहा है,
तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इन दोनों को एज इट इज मल्टीप्लाई कर, 2 × 4 विच गिव्स अस 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अनसर्टेनिटी के साथ क्या करना है, अब उसके साथ क्या करना है वो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली, ए की अलग से निकलेगी, बी की अलग से निकलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ए परसेंटेज निकालना है हमने। कैसे निकालेंगे, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, कोई आंसर आएगा इस तरह। डेल्टा बी के परसेंटेज निकालनी है, वो कैसे आएगी, 0.2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे भी ए में भी मल्टीप्लाई 100 और बी में भी मल्टीप्लाई 100 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी। और डेल्टा जेड कैसे लिखेंगे, दैट इज डेल्टा ए परसेंटेज प्लस डेल्टा बी परसेंटेज। इनकी परसेंटेज को ऐड करना होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल है, इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, उनको ऐड करेंगे। लेकिन सम और एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में क्या था, जस्ट उनकी एब्सोल्यूट को ऐड किया, जो वैल्यू 0.1 और 0.2 लिखा हुआ है डायरेक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, इसके लिए हमें परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, उनको ऐड करना पड़ेगा और आंसर में हमें क्या लिखना पड़ेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z परसेंटेज। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी, किसी क्लियर नहीं है यहाँ तक? अब ये चीज देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन किस चीज में गिवन है। क्वेश्चन हमें गिवन है एब्सोल्यूट में 0.1 और 0.2, ये परसेंटेज नहीं है, ये एब्सोल्यूट में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, आंसर को भी परसेंटेज से एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करें, वो हम उसके रिवर्स में कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास ये डेल्टा जेड दिया हुआ है ना, इस डेल्टा जेड को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, डेल्टा जेड परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जेड, जो कि ये वैल्यू मेजरमेंट थी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड। ठीक है, तो इसमें आंसर को हमें लिखना है और आंसर एट द एंड आएगा z इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z। ये भी क्लियर हो गया? यस सर। तो कंफ्यूजन है यहाँ तक? यस सर। जी, कोई कंफ्यूजन तो बोले। यस सर, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं चलता हूँ इस तरह पावर रूल को देख लूँ, तो पावर रूल में भी वही एग्जांपल अगर मैं सपोज ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, उसके बाद z हमें क्या कहता है, z हमें कहता है कि a स्क्वायर है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास है z इक्वल टू a स्क्वायर। हमें फाइंड करनी है मेजरमेंट के थ्रू इसकी वैल्यू। तो अनसर्टेनिटी भी हमें गिवन है। अगर अनसर्टेनिटी गिवन तो हम तो जस्ट उसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, आंसर 4 आ जाएगा। ये तो जस्ट आपको वैसे पता है, जस्ट वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी भी गिवन है, उसके साथ क्या करना होता है, तो वो हमारे पास डेल्टा जेड परसेंटेज ही निकालनी पड़ेगी हमें। वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए परसेंटेज। ठीक है, तो डेल्टा ए परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम रूल डेल्टा ए परसेंटेज के लिए बताएं क्या करेंगे। सर यस, एक मिनट, आप नीचे वाला रिवाइज कर देंगे, थोड़ा मिक्स हो रहा है। पिछला, जी पिछले। जी मैं पिछला रिवाइज करता हूँ इसके बाद। जी ठीक है, इसके जी। बाद ओवरऑल सारा एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूजन ही होती है इसमें अक्सर बच्चों को। तो एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूँ। तो जल्दी मुझे बताएं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था डेल्टा ए परसेंटेज। एनिमल अभी फाइंड भी किया था किसी ने? सर लीस्ट काउंट बाय मेजरमेंट की वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय 100। जी, लीस्ट कौन सी वैल्यू है? 0.1 0.1 डिवाइडेड बाय 2 2 मल्टीप्लाई 100। गुड बात। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, समथिंग कैलकुलेटर से फाइंड करें, आंसर क्या है। फाइव 5। तो ये परसेंटेज में 5% हो गया। ठीक है, तो हमें आंसर में लिखना है, तो डेल्टा जेड परसेंटेज निकालनी है।
ये पावर रूल है, तो पावर रूल में क्या होता है, स्क्वायर पावर है, तो जितनी पावर होगी उससे इस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो गया 10%। तो हमारे पास पावर रूल में क्या होता है, जस्ट ये पावर से मल्टीप्लाई करना होता है और हमारे पास डेल्टा जेड आया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, z इक्वल टू, जो कि हमारे पास आंसर था 4 ± 10%। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास आंसर क्वेश्चन जो है वो एब्सोल्यूट में गिवन, आंसर को भी एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना होगा। तो एब्सोल्यूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखें कि हमारे पास वैल्यू थी z इज इक्वल टू 4 ± 10%। ठीक है, तो मैंने कहा था कि डेल्टा z परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 करना है, मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि आंसर था यहाँ पे वो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा z का आंसर मुझे बता दें, जो कि हमारे को बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बन जाएगा 0.4। ऐसे बनेगा, इक्वेटर से फाइंड करें। जी स्टूडेंट्स, ऐसे ही करना है 0.4। जी सर। 0.4 बना, तो हमने आंसर अब दोबारा से लिखना है, जो कि 4 ± 0.4 होगा। तो ये एक्यूरेट आंसर हमारे पास आना। ठीक है, अब ओवरऑल मैं एक दफ़ा सारा प्रीवियस डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि उसमें हमने क्या किया अभी तक। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल था, उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन थी, हमें जस्ट ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है फार्मूले में। ठीक है, हमने क्या करना है, उनकी वैल्यूज़ को, अनसर्टेनिटी की वैल्यू को जस्ट ऐड अप कर लेना। मेजरमेंट के साथ तो वही करते हैं ना, जिस तरह आपने करना हो। ठीक है, जो फार्मूला लिखा होता है मेजरमेंट के साथ वही होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है वो आपने वही करना है, लेकिन अनसर्टेनिटी को ऐड ही करना सिर्फ। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल क्या था, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो, हमने फार्मूले में मेजरमेंट के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई ही करना, लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी के साथ क्या करना है, वी हैव टू टेक अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हमें अलग अलग परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, उनको फिर क्या करना है, एट द एंड ऐड करना। जब वो ऐड हो जाएंगी फिर हमारे पास वो आंसर भी परसेंटेज में आएगा, तो उस परसेंटेज को दोबारा एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है। उसका मेथड भी अभी मैंने बताया, एक परसेंटेज जो आई थी उसको डिवाइड बाय 100 करना है, मल्टीप्लाई बाय जो आंसर आया था 8, सपोज यहाँ पे 8 आया था, तो उसके साथ हमने क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास आंसर कन्वर्ट हो चुका होगा इसमें एब्सोल्यूट। एनी कंफ्यूजन? जी, कोई कंफ्यूजन पूछें। आवाज नहीं आ रही है, एक्टिव है सारे? यस सर। समझ आ भी रही है कि ऊपर से आ रही है? जी आयशा, मुबीना, यस सर। जी, यस सर। यस सर। करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मुझे साथ साथ बताते रहेंगे ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है। ठीक है, अगर नहीं आ रही तो आपको ओके। तो ये हमारे पास था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल, जो कि डिफरेंट था एडिशन सब्ट्रैक्शन। फिर हमारे पास आ जाता है पावर रूल। तो पावर रूल में हमारे पास अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अनसर्टेनिटी में हमारे पास क्या होता है, जो कि अभी पावर रूल की अनसर्टेनिटी के साथ हमने वही परसेंटेज ही निकालनी है, सेम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की तरह। ठीक है, और फिर क्या करना है, उसका हमने जो पावर थे उससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें जस्ट ये डिफरेंस है। ठीक है, पावर से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारे पास फिर उसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करने का तरीका भी मैं लेफ्ट साइड पे बता चुका हूँ कि हमने उसको दोबारा एब्सोल्यूट में कैसे कन्वर्ट
करना है। और ये स्टेप जो हमारे पास था यहाँ पे जिसमें सर्कल कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास वो स्टेप था जो कि पावर रूल में अप्लाई किया। जी यानी कि जी स्टूडेंट समझ आ गई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर ये समझ आ गई है तो यहाँ पे आपके सामने एक स्क्रीन पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ नहीं आएगी। उदाहरण प्रैक्टिस बेसिकली अपने हाथों से करें। ठीक है, तो क्या होगा, a मल्टीप्लाई b माइनस सी स्क्वायर। तो मैं मेथड बता देता हूँ। आपके पास a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है और c की वैल्यू दी गई है। ठीक है, आपने पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है a और b को। a और b को जस्ट मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने स्टेप क्या करना है, पावर रूल अप्लाई करना है, सी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के साथ हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल और पावर रूल हमने अप्लाई कर देना है। तीसरे स्टेप में जब इन दोनों का आंसर जो आएगा उसको सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई कर देना है, जो कि सबसे पहला